हेलो एवरीवन, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, चिल्ड्रन विद वेरियस डिसऑर्डर एंड डिजीज़। तो इसमें रीनल सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर आते हैं वो उसकी हम पहले बात करेंगे। तो आप देखो, इस सीरीज़ में पहले हम स्टार्ट करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ। ठीक है, तो समझते हैं डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले टर्म्स को देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन का मतलब, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसीलिए हमने नेफ्रोज से क्या समझ लिया, किडनी। और सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन या सिम्टम्स जो कि एक साथ हैपन होते हैं किसी एबनॉर्मेलिटी में या फिर किसी इन्फेक्शियस कंडीशन में या फिर किसी भी डिजीज़ कंडीशन में। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या साइन हमें जो दिखते हैं उनको हम सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिम्टम्स हैं जो जिसके बहुत सारे डिफरेंट कॉज हो सकते हैं। अब इंसिडेंट रेट की बात कर लेते हैं। तो 2 to 7 पर 100,000 चिल्ड्रंस में ये देखा जाता है, यानी कि इतनी भी कॉमन डिजीज़ नहीं है। ठीक है, इंसिडेंट रेट ठीक ठाक है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुन लो, उसके बाद से आपको डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होगी। ठीक है, आप सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करना। ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रही है, किडनी दिख रही है हमारी। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे होते हैं हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। मेनली यही जो होते हैं, यही हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, जो भी एक्सेसिव थिंग्स हैं या जो भी हार्मफुल हैं, वो चीज़ें बाहर निकालते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को भी बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो क्या है, फंक्शनल यूनिट यहाँ पे होते हैं जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देख लो कंप्लीट स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कैसा होता है। ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, यहीं से हमारा क्या होता है, ये ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से आता है, ये ग्लोमेरुलस है हमारा। ठीक है, ये क्या करता है, एफरेंट आर्टरियोल में इतना प्रेशर होता है कि ये ग्लोमेरुलस से ये छन के ब्लड इधर चला जाता है और फिर इसमें जितने भी एक्सेसरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये एफरेंट आर्टरियोल से फिर से ब्लड सर्कुलेशन में चलता रहता है। ठीक है, तो मेनली हम इस वाले पार्ट पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल की बात करेंगे आगे वाले स्ट्रक्चर में। तो चलिए देखते हैं फिर इसको। ठीक है, तो मेन चीज़ मुझे यही दिखानी थी, चीज़ ठीक से समझ में आए इसलिए मैंने बाकी सारे रेफरेंसेस लिए थे। तो आप देखो, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है और ये हमारा बुमेन कैप्सूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप समझो कि ये जो इपिथेलियम ऑफ वुमेन्स है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, उनके बीच में कुछ स्लिट होती है, कुछ छेद होते हैं। ठीक है, उसी स्लिट के थ्रू हमारा ब्लड छन के आता है हमारे ग्लोमेरुल से वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो उन सेल्स को, जो सेल्स वुमेन्स कैप्सूल के इपिथेलियम में होती हैं उनको पोडोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये पोडोसाइट्स जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं परमिबिलिटी को, यानी कि कौन से सब्सटेंस ब्लड से छन के इधर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। और जब इन पोडोसाइट की परमेबिलिटी में कोई इफिशियंसी कोई डिसऑर्डर आ जाता है या फिर किसी वजह से ये इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते, दैट मीन्स कि इनकी परमेबिलिटी कम हो जाती है और फिर ये ब्लड की और भी चीज़ें जो नेसेसरी हैं ब्लड के लिए वो भी इधर की तरफ, वुमेन्स कैप्सूल की तरफ विड्रॉ करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि परमेबिलिटी क्या हो गई, पोडोसाइट सेल की डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से प्रोटीन भी इधर की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी कि जो वुमेन्स कैप्सूल की इपिथेलियल सेल होती है ऊपर वाली, उसको पोडोसाइट बोलते हैं। पोडोसाइट परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जब परमेबिलिटी पोडोसाइट की कम हो जाती है तो ब्लड की नेसेसरी चीज़ें भी इधर आने लगती हैं, जबकि आनी कौन से चाहिए थी, वेस्ट वाली, लेकिन नेसेसरी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं जो ब्लड में होनी चाहिए, वो भी इधर की तरफ छन के आने लगती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम डेफिनेशन की, अब हमें डेफिनेशन ठीक से समझ में आएगा। तो आप देखो क्या हो रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है एक कॉमन क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि अल्ट्रेशन ऑफ परमेबिलिटी एट ग्लोमेरुलर कैपिलरी। देखो मैंने क्या बताया, मैंने स्पेसिफिक बता दिया थोड़ा सा कि वो पोडोसाइट सेल्स होती हैं, पर ये क्या कह रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। तो हम लोगों ने देखा कि ग्लोमेरुलर कैसा दिख रहा था हमारा, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल में इसने ऊपर सिर्फ सुपरफिशियली बता दिया है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल में की परमेबिलिटी में अल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है,
लीड होता है मैसिव प्रोटीनूरिया, यानी कि प्रोटीन हमारा छन के इधर वुमेन्स कैप्सूल की साइड पे आने लगा है। अब प्रोटीनूरिया हो रहा है तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा, एडिमा होगा और हाइपरलिपिडीमिया होगा। अभी मैं बताती हूँ ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, किडनी डिजीज स्पेशली व्हेन कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा एंड द लॉस ऑफ प्रोटीन इनटू यूरिन ड्यू टू इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, यानी कि ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर गई है और जो चीज़ें इधर नहीं आनी थी, ठीक है, जिस चीज़ के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी उसके लिए भी परमिएबल हो रही है और चीज़ें इधर से इस सेल मेम्ब्रेन से इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन देखो, थर्ड डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ किडनी डिसऑर्डर दैट कॉजेज द बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन द यूरिन विद अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी कि मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा क्या हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है, यूरिन के थ्रू, यानी कि यूरिन में हमारा एक्सेसिव मात्रा में, मैसिव मात्रा में प्रोटीन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की वॉल है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, उसमें अल्टरेशन हो गया है, उसकी वजह से हमारा प्रोटीन लॉस हो रहा है, ठीक है। बात समझ में? देखो अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो प्राइमरी में क्या होता है कि ये मेनली एसोसिएटेड होता है ग्लोमेरुलर डिस्फंक्शन के साथ, और इसको इसीलिए प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि ग्लोमेरुलर जो हमारा होगा वो, अगर ये देखो आप ग्लोमेरुलर फिर से देख लो, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो ये जो टफ कैपिलरी दिख रही है यही हमारी ग्लोमेरुलस कहलाती है, ठीक है। तो क्या है, ये ग्लोमेरुलर डिस्फंक्शन के से एसोसिएटेड होगा, यानी ग्लोमेरुलर जब फंक्शन ठीक से नहीं करेगा तब प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो इसमें भी दो हैं, एक तो मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाइल में डैमेज सीन होता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। फिर सेकंड क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो सिग्निफिकेंट लीजन्स आकर होते हैं, ठीक है, ओल्डर चिल्ड्रन में विद नॉर्मल और डिक्रीज, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है हमारी वो नॉर्मल हो सकती है, डिक्रीज्ड भी हो सकती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो आप देखो ये जो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या कह सकते हैं इसको, कि ज़्यादा सीवियर होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये बहुत सारे सिस्टमेटिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि हो सकता है उसके साथ सिस्टमेटिक कोलिजन वस्कुलर डिजीज़ हो रखी हो, कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, कोई ड्रग्स आपने ली हो उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एसोसिएटेड हो सकता है इसकी वजह से, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है इसके साथ, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ, यानी कि कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होगा जब आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। तो ऐसा हमें कोई कॉज पता नहीं है इसका एग्जैक्टली, तो हम क्या कह देते हैं, अननोन कॉज है या इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब भी सेम होता है कि जिस बीमारी का कोई एग्जैक्ट कॉज ना पता हो तो उसको इडियोपैथिक कॉज में हम काउंट कर लेते हैं। कोई डिजीज़ है किडनी की या अदर ऑर्गन की, जैसे हम लोगों ने देखा कि सिस्टमिक डिजीज़ अगर एसोसिएटेड है तो वो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टाइप होता है, ठीक है। फिर जेनेटिक कॉज हो सकता है, कॉन्जेनाइटल फैक्टर भी हो सकते हैं आपके, ठीक। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो उसमें समझने वाली चीज़ है। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि इसमें जो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ही मान लेते हैं हम, पोडोसाइट को छोड़ते हैं अभी, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो क्या हुआ उसकी परमेबिलिटी क्या हो गई, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की परमेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका लॉस, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ आने लगा, यूरिन में आने लगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन कहाँ आने लगा, यूरिन में आने लगा, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पे आने लगा, यूरिन में, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे ब्लड में होना चाहिए। देखो प्रोटीन कितना आता है लगभग, तो 3.5 ग्राम, ठीक है, तक प्रोटीन का लॉस होता है, मोर देन या इक्वल टू, ठीक है, तभी हम प्रोटीनूरिया बोलेंगे उसको। तो आप ये देखो कि हमारा जो क्या बोलते हैं ब्लड में हमारा प्रोटीन, और मेनली ये प्रोटीन जो होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन हमारा ब्लड में होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो हमारे ब्लड में रह के
जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, उसको वो इंटरस्टिशियल सेल्स में जाने से रोकता है, यानी कि किसी सेल में जाके वाटर हमारा ना डिपॉजिट हो जाए, यानी कि ना जमा होने लगे, उससे एल्ब्यूमिन हमारा रोकता है वाटर को, ठीक है, ताकि वो ब्लड में एक लिमिटेड अमाउंट में बना रहे और जाके बाकी सेल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में डिपॉजिट ना हो। लेकिन जब एल्ब्यूमिन हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आने लगा तो इससे क्या हुआ कि ब्लड में जो प्रोटीन होना चाहिए एल्ब्यूमिन, वो कम होने लगा। तो ब्लड में क्या हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया, ठीक है, यानी कि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई। जब ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो जो ब्लड में वाटर था हमारा, वो जाके बाकी सेल्स में डिपॉजिट होने लगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन का फंक्शन था, वो रोक रहा था वाटर को डिपॉजिशन से, कि वो ब्लड के इंटरस्टिशियल सेल्स में या फिर किसी ऑर्गन के इंटरस्टिशियल सेल में जाके डिपॉजिट ना हो। एल्ब्यूमिन जब ब्लड से कम हुआ तो अब वाटर जाके अपनी मनमानी करने लगा, वो जाके सेल्स में डिपॉजिट होने लगा और उसकी वजह से कॉज हुआ क्या, एडिमा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आप ये देखो, प्रोटीन हमारा जो एल्ब्यूमिन है वो लॉस हो रहा है किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, जिससे कि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई। अब ये बात पता चली लीवर को, ठीक है, कि ब्लड में क्या हो गया है, एल्ब्यूमिन की कमी हो गई है। तो लीवर का क्या काम होता है, एल्ब्यूमिन को सिंथेसाइज करना। तो वो उसने क्या किया, एल्ब्यूमिन को और ज़्यादा सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, वो और भी ज़्यादा एल्ब्यूमिन बनाने लगा क्योंकि ब्लड में कमी हो रही थी। अब देखो, एल्ब्यूमिन के साथ साथ हमारे कुछ लाइपोप्रोटीन्स भी बनते हैं, ठीक है। तो कुछ लाइपोप्रोटीन्स बने। अब ये लाइपोप्रोटीन्स क्या करते हैं, सर्कुलेट होंगे ब्लड में तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल को बढ़ा देते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे जब लाइपोप्रोटीन का लेवल भी बढ़ेगा एल्ब्यूमिन के साथ, तो एक और कंडीशन जनरेट होगी, कौन सी, हाइपरलिपिडीमिया की, ठीक है। तो मेनली 4 चीज़ें यहाँ पे एसोसिएटेड हैं विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कौन कौन सी, एक तो हमारा प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या देखी हम लोगों ने, एडिमा हो रहा है, ठीक है, और हाइपर लिपिडीमिया हो रहा है। तो होप्स हो कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखो, पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर प्रोटीन परमेबिलिटी जो है वो ड्यू टू ग्लोमेरुलर इंसल्ट की वजह से बढ़ गई है, ठीक है, जिससे कि मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो गया, एल्ब्यूमिन की कमी हो गई ब्लड में, जिसकी वजह से डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब क्या है ना, कि जो वाटर का अमाउंट होता है ना, मैंने बताया पहले भी, वाटर का अमाउंट ताकि वाटर डिपॉजिट ना हो बाकी सेल्स के या बाकी टिश्यू या ऑर्गन के सेल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो उसको मेंटेन करके रखता था हमारा एल्ब्यूमिन। हाइपो एल्ब्यूमिनिया हुआ तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होने लगा, और ऑनकोटिक प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो वाटर क्या करेगा, जाके जो इंटरवास्कुलर फ्लूइड होगा, यानी कि वाटर होगा, और बाकी जो फ्लूइड्स होंगे वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स में माइग्रेट होने लगेंगे और स्पेसेस को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाएगा। एडिमा भी हो रखा है, ठीक है। एडिमा नहीं भी हुआ है तो भी देखो आप, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज